नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और आज मेडिकल डायलॉग में हेल्थ चर्चा में हम लोग बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस की, वायरल फीवर की। एक बात आपने सुनी होगी बहुत के फ़ोन पे, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ कुछ दबी हुई सी है, बहुत दिन से दिखे भी नहीं, हुआ क्या? अरे सर हमको वायरल हो गया है। आजकल दिल्ली में वायरल बहुत फैला है। एक कन्वर्सेशन है जिसे हम अक्सर सुनते हैं अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में। इन दिनों लगातार ये बात हम सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं। पर वायरल होता क्या है, इसका इलाज क्या है, कितना गंभीर है, कितना इसको सीरियसली लेना चाहिए, इन तमाम जितनी भी आपकी शंकाएं हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेडिकल डायलॉग में डॉक्टर प्रेम अग्रवाल। आप मेडिकल साइंस की दुनिया के जाने माने नाम हैं, दिल्ली की जनता आपसे परिचित है, आपका चेहरा जाना पहचाना है। तो ये आपकी बहुत सारी शंकाओं को अच्छे से विस्तार से बताएंगे ताकि आप समझ सकें। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल, हम आपका मेडिकल डायलॉग में बहुत स्वागत करते हैं हेल्थ चर्चा में। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहली एक बात, ये अक्सर हम सुनते हैं कि वायरल हो गया, आजकल वायरल बहुत फैला है। ये वायरल फीवर होता क्या है? देखिए, वायरल फीवर जो होता है वो वायरस के इन्फेक्शन से बॉडी के इम्यून सिस्टम के रिएक्शन से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वो वायरल फीवर होता है। वायरस का इन्फेक्शन, वायरस तो कई तरह के वायरस होते हैं। कुछ रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं जो कि सांस के द्वारा फैलती हैं। कुछ मॉस्किटो से वायरस फैलते हैं, जो डेंगू हो गया, जैसे जीका वायरस हो गया, या और ख़तरनाक वायरस होते हैं। कुछ वायरस हमारे स्किन में फंसते हैं। तो इस तरह करके अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के वायरस हमें इन्फेक्ट करते हैं। वायरल फीवर जो है वो एसेंशियली रेस्पिरेटरी वायरस की वजह से होता है। ये वायरस का जब भी इन्फेक्शन होता है तो इसके सिम्टम जो हमें अक्सर होते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट, नज़ला, जुकाम और साथ में हाई ग्रेड फीवर। फीवर के होने की वजह जो होती है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम की रिएक्शन होती है। वायरस को बॉडी जो है एक आउटसाइड ऑर्गेनिज्म मानती है, आउटसाइडर मानती है, और उसको निकालने के लिए, उसको मारने के लिए रिएक्ट करती है, और उसके चलते जो है पायरोजेंस रिलीज होती हैं, तो हाई ग्रेड फीवर आता है। ये हाईली इन्फेक्शस होता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक से दूसरे भी होता है। तो जब भी वायरल फीवर फैलता है तो बुरी तरह सभी लोगों में, एक मिथ है कि सिर्फ बड़ों में होता है, बच्चों में नहीं होता, ऐसा नहीं है। किसी भी उम्र के लोगों में होता है और सभी उम्र के लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। सर, वायरल फीवर को लेके एक बात हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आजकल 3 दिन का वायरल है, 5 दिन का है, 7 दिन का है, 9 दिन का है, 11 दिन का है। तो ये वायरल की क्या डेज तय है क्या, कितने दिन वायरल फीवर रहेगा? और एक क्या है कि 3 दिन का वायरल, 5 दिन का वायरल, 7 दिन का वायरल? देखिए, वायरल फीवर एक्चुअली अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। अपने आप ही वायरस जो है बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं करता। जब वो आता है तब बॉडी रिएक्ट करती है, बुखार आता है और वायरस मर जाता है तो उसके बॉडी रिएक्शन कम कर देती है। तो नॉर्मली 3 to 5 to 7 डेज हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और इस दौरान में वायरस के का जो इम्पैक्ट होता है, जो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, वो अपना एक्शन करके सबसाइड कर जाता है। तो इसलिए नॉर्मली हम कहते हैं कि वायरस फीवर जो है वो 3 से 5 से 7 दिन रहेगा। लेकिन कई बार एक्सटेंसिव केसेस में जिनके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव नहीं होता या हाइपर एक्टिव होता है, दोनों कंडीशंस के अंदर ही हमारी ड्यूरेशन ऑफ फीवर भी बढ़ जाती है। इनवेरिएबली क्या होता है कि जब वायरल इलनेस आती है तो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मौका ढूंढते हैं, तो बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन आता है। तो वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपरसीड कर जाती है। उसकी वजह से बुखार का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली 5 to 7 डेज में सारे वायरल फीवर सबसाइड कर जाते हैं। सर, वायरल फीवर को लेके एक कंफ्यूजन है कि क्या होता है, जो शुरुआती दिन होते हैं, आजकल जो सोशल मीडिया से बहुत से लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं गूगल में या दूसरे चैनल्स में देख के। तो जो शुरुआत के 3 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, अब आपको ये नहीं होता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन वाला फीवर है या कोई दूसरे सीरियस बीमारी का फीवर है या वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर के क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं क्या जिनको देख के आप समझ जाएं कि अभी आपको वायरल है और उतना सीरियस मामला नहीं है? देखिए, रेस्पिरेटरी वायरस के सिम्टम रेस्पिरेटरी होते हैं, जैसे कि खांसी, थोड़ा सा हल्का सा खांसी, हल्का सा जुकाम, वीकनेस और हाई ग्रेड फीवर। तो ये जब होता है तो नॉर्मली विदाउट एनी सिम्टम, अदर साइन, ये वाली बीमारी को हम बाय इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले सिचुएशन में इनवेरिएबली हमारा एक हो जाता है कि भाई अगर बच्चे हैं या एल्डरली हैं
तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम मिस नहीं कर रहे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर मिस करते हैं तो फिर उस वाली स्टेज के अंदर दिन मिस करना नुकसानदायक रहता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है और सबसाइड और सेटिंग होता है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमें सिम्टम्स को इवेल्यूएट करें, समझें और उनके बारे में प्रिकॉशन लें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन छोटे बच्चों में, एल्डरली में, डायबिटीज़ में, और जो पेशेंट में जो इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है, जो ऑलरेडी किसी कैंसर से पीड़ित थे या ये और इम्यूनोसप्रेसिव दवाई ले रहे हैं, उन लोगों के अंदर अगर हम वायरल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेट इन होने में देर नहीं लगती और वो हमारा कई बार खतरनाक भी होता है। सर एक जो बात और चलती है कि 3 दिन का या 5 दिन का वायरल है, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या जब आदमी को वायरल इन्फेक्शन होता है या किसी के परिवार में होता है या बच्चों को होता है, तो उन्हें क्या डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है या सिर्फ घर में क्रोसिन खा खा के या पैरासिटामॉल खा खा के आप अपना फीवर उतारते हैं? अब ये बात तो इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन कितना करें, कब तक करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ़ नहीं है, सिम्टम माइल्ड हैं, तो आप वेट भी कर सकते हैं, मेडिसिन को डॉक्टर को जरूर दिखाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लगता है बुखार बहुत तेज़ है और तेज़ बुखार से एक्चुअली पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाती है। हर बुखार के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में पानी कम हो जाता है, तो जब पानी कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आदमी बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है। उस समय हमें हमारा ट्रीटमेंट जो है, वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वायरस तो सेल्फ लिमिटिंग अपने मर जाएगा, लेकिन उसके जो सिम्टम आए हैं उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी कम हो गया है, वो फिर हमें ग्लूकोज वगैरह देना पड़ जाता है। तो इस वाली का बेसिक ट्रीटमेंट जो है हमारा, वो पानी होता है, हाइड्रेशन, टेम्परेचर हम उसका ठीक रखें, पानी खूब पिलाएं, हर तरह से ओरल ले सकें। अगर ओरल नहीं ले पा रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, तो उन्हें इंट्रावीनस फ्लूइड भी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर को कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना, ये डिसीजन कुछ हम आपस में ले लें, जल्दी दिखाएं बेहतर है, पहला जांच करा लें बेहतर है। कोई हम वायरल के डायग्नोसिस के चलते जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई और तकलीफ तो नहीं मिस कर रहे, जांच कर लें। तो एक सिंपल जांच होती है TLC की, वो बता देती है हमें कि भाई कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो जांच कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो मॉस्किटो बॉर्न वायरस होते हैं, जैसे डेंगू होता है, उसके अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं या और चीज़ें कम हो जाती हैं, तो वो जांच भी ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट के तौर पे तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट विद पैरासिटामॉल अपना देंगे, ताकि बुखार नीचे रखें, बुखार नीचे रहे, पानी पूरा रहे, टेम्परेचर ठीक रहे, अच्छे आदमी सही टेम्परेचर में रहे, तो मेरे ख्याल से वायरल फीवर जो है 1-2 दिन में ठीक है। सर आजकल आप लोग इस चीज़ से ज़्यादा मुखातिब होते हैं कि लोग सेल्फ मेडिकेशन में पहले तो सिर्फ क्रोसिन तक सीमित थे या पैरासिटामॉल तक सीमित थे, अब लोग चीज़ें देख देख के इंटरनेट पे और मीडिया में एंटीबायोटिक्स भी लेना शुरू कर देते हैं। क्या वायरस में एंटीबायोटिक लिया जाना चाहिए अपने मन से या डॉक्टर के पास जाके, या बिना एंटीबायोटिक के भी काम हो जाता है? देखिए, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, क्योंकि वायरस पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता। एंटीबायोटिक लेते हैं हम सिर्फ जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कन्फर्म हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कन्फर्म होने का जो ज़रूरी है कि हम उसकी जांच करें, ब्लड की जांच करें, पेशाब की जांच करें। अगर बैक्टीरिया की सस्पेशन आ रही है, उसी हालत में हम एंटीबायोटिक देंगे। कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, ये भी डिपेंड करता है। अगर पेशाब का इन्फेक्शन तो पेशाब की एंटीबायोटिक देंगे, गले का इन्फेक्शन गले की एंटीबायोटिक देंगे। हर चीज़ के अंदर एक ही एंटीबायोटिक नहीं चलती, क्योंकि हर बैक्टीरिया अलग अलग है, अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग दवाई है। वायरस की कोई दवाई नहीं होती। वायरस को हम जब तक वो बहुत ख़तरनाक स्टेज में ना हो, जैसे दिमाग पे चढ़ जाए या फिर कोई मेनिंजाइटिस हो जाए, अदरवाइज वी अवॉइड यूजिंग एनी एंटीवायरल मेडिसिन फॉर कॉमन फीवर्स। तो एंटीबायोटिक देने का जो रिवाज है वो थोड़ा सा गलत है। एंटीबायोटिक हम तभी देंगे तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें सस्पेक्टेड है और प्रूफ है, तभी एंटीबायोटिक। सर कोरोना के बाद वायरस को लेकर बहुत से लोगों में अलग अलग सी शंकाएं विकसित हुई, डेवलप हुई, लोग वायरस को प्रति सेंसिटिव डेवलप हो गए। सर क्या वायरस कम्युनिकेबल होता है जो आम बुखार होता है, तो इससे कैसे बचें? जैसे किसी के लोगों के परिवार में एग्जामिनेशन हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, शादी है, कोई फंक्शन है, तो इसमें किस तरह से आप बच सकते हैं क्या वायरस से? तो वायरस के ट्रांसमिशन का तरीका है ना, वायरस का ट्रांसमिशन क्या ये रेस्पिरेटरी बेस्ड है या मॉस्किटो बेस्ड है? रेस्पिरेटरी बेस्ड है तो वो तो सांस से जा रहा है, ड्रॉपलेट जा रहा है, अपने खांसी करी बलगम की है तो हवा के अंदर ड्रॉपलेट बन गया, वो दूसरा आदमी ने इनहेल करे, लग गया उसे बुखार। तो रेस्पिरेटरी सेंसिटिव जो होता है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें हमारा ट्रांसमिशन जो है वो सांस से होता है, खांसी से होता है, बलगम से होता है। और दूसरा होता है मॉस्किटो बेस्ड। मॉस्किटो बेस्ड खांसी से नहीं जाएगा ना, वो तो मॉस्किटो के अंदर जाएगा,
डेंगू है, बाकी वायरसेस है जो मस्कुलर से हैं। तो ट्रांसमिशन तरीका अलग अलग है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि ट्रांसमिशन होता है, और ट्रांसमिशन जो है वो हवा से भी होता है और कई में नॉन हवा से भी होता है। जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जो आम वायरस हैं, ये रेस्पिरेशन हमारा ट्रांसमिशन हवा से ही होता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर कोई वायरल के इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चे को स्कूल ना जाए, बेटर है कि दूसरे बच्चों को लग जाएगा। हमको भी हो गया तो हम भी ध्यान रखें कि भाई खांसी है तो हम उसको मुँह पर रुमाल रखें, और मास्क भी पहन सकते हैं, तो मास्क पहनना बहुत आसान है, मास्क भी पहन सकते हैं। इस तरह करके जो है ट्रांसमिशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसमिशन को रोकने के लिए भी आइसोलेशन कर सकते हैं, आराम करने के लिए भी आइसोलेशन कर सकते हैं, खूब पानी पिएँ, थोड़ा सा लोगों से दूर रहें, मास्क पहनें, और जो है टेम्परेचर को कंट्रोल। सर एक और सर, जो आम जनता में एक बात हम लोग सुनते हैं कि सर बहुत वीकनेस है, वायरल फीवर के बाद 10 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, बहुत वीकनेस। तो वायरल फीवर के बाद जो वीकनेस आती है, ये क्या है इतनी ज़्यादा? देखिए वीकनेस जो है ना, बेसिकली डिहाइड्रेशन से होती है। वायरल फीवर से हम बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है और वीकनेस आती है। और वीकनेस जब डिहाइड्रेशन पूरा होता है, पानी पूरा हो जाता है, डिहाइड्रेशन कम है। कई लोगों में डिहाइड्रेशन परसिस्ट करती है और वीक भी परसिस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार को हम वीकनेस जो है वो जेन्युइन है। वायरल फीवर एकदम बदन तोड़ बुखार होता है, जो डेंगू बुखार होता है बदन तोड़ बुखार होता है, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो वो तो बदन में दर्द होता ही है, दर्द, वीकनेस, बॉडी एक्स, सारी पार्ट ऑफ द वायरल फीवर है। बट दे आर ऑल सेल्फ लिमिटिंग। वायरल फीवर से डरने की जरूरत नहीं है। वायरल फीवर सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, बूढ़ों में, बच्चों में, या उन लोगों में जिनमें कोमोर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ है, उनके अंदर ये खतरनाक हो सकता है। उसके अंदर एक डॉक्टर से तुरंत राय लेकर किया जाए। सर जो वीकनेस है, तो आप लोग कोई विशेष प्रकार की डाइट भी कहते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लूइड लें या ऐसा कुछ जब वायरल होता है? नॉर्मल वाटर, गुड हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशियस फूड। बहुत घी चीज नहीं मत लें आराम से, क्योंकि उस समय वायरल फीवर के टाइम में हमारा जीआई सिस्टम भी इरिटेबल होता है, और जीआई वायरस जो होते हैं वो डायरिया वॉमिटिंग भी करते हैं। तो हमें लाइट फूड लें, पानी खूब पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, टेम्परेचर ठीक रहे, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो दवाई पैरासिटामोल लेके टेम्परेचर नीचे करें, यही ट्रीटमेंट है। सर आखिरी में हम एक बात और पूछना चाहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन कब खतरनाक हो जाता है, वो चेंजेस क्या है जिस पे आदमी को ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर के पास देखो सस्पिशन, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं इसको हम, कि भाई कौन आदमी है कि बिगड़ सकता है। तो बच्चे हैं, बच्चों में वायरल फीवर है और टेम्परेचर हाई हो रहा है, ख़राब हो सकते हैं। एल्डरली हैं, 80 साल के बूढ़े हैं, घर में लेटे हुए हैं, वायरल फीवर होता है, बुखार हो रहा है, खतरनाक हो सकता है। हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, या कोई किसी को कैंसर पहले हो चुका है, उसकी दवाई ले चुके हैं ताकि इम्यून सिस्टम टूट चुका है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीमार हैं। तो जो ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, तो वायरस जो कि नॉर्मली इनफेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट भी हो सकता है। तो वो विरुलेंट होने की वजह उसकी उस आदमी की बीमारी जिसको हुई है उसकी इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो वो विरुलेंट हो जाएगा। हल्के आदमी को गुंडा मारेगा तो मतलब जोर से मारेगा। तो ये बात है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें सस्पिशन रहना चाहिए ऐसे सब लोगों को। और ख़ासतौर पे अब तो हम इनका वैक्सीनेशन भी करते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन भी आता है, सबको वैक्सीन लेनी चाहिए, ठीक है ना। और डेंगू वाले सिस्टम में हमें मच्छर से बचना चाहिए। इस तरह का जो प्रिकॉशन है, तो पता है मुझे कि वायरस फैला हुआ है, तो आज के दिन में प्रिकॉशन लेने में क्या बुराई है। तो ऐसे मास्क पहन सकते हैं, तो दूर रह सकते हैं खांसी बुखार से, और हो तो हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल का कहना है साफ साफ कि वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर साधारण फीवर है, खतरनाक नहीं है, लेकिन उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको उसको लगातार अपने आप को मॉनिटर करना है, और जो सिम्टम्स डॉक्टर अग्रवाल ने आपको बताए हैं उन पर आपको ध्यान देना है कि साधारण बुखार भी कब नुकसानदायक हो सकता है और किन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर इस पूरे मेडिकल डायलॉग को, इस पूरी मेडिकल चर्चा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उन बिंदुओं पर ध्यान दे पाएंगे कि साधारण बुखार कब जानलेवा हो सकता है, और विशेषकर वो कौन से लोग हैं जिन्हें वायरल इन्फेक्शन होने के बाद भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह के हमारा पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक कारगर साबित होगा, या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। देखते रहिए मेडिकल डायलॉग। अगली बार फिर एक नई बीमारी के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
Never miss a medical update from Medical Dialogues. Like, subscribe, and press the bell icon.